वेलकम बच्चे लोगों को वेलकम। हम पहुंचे थे कल किस पे? इम्पल्स पढ़ा था हमने, और उसके बाद मैंने आपको वो 6 केसेस भी पढ़ाए थे लिफ्ट के। समझ आ गया होगा आपको, किसी बच्चे ने डाउट ही नहीं पूछा। अब एक आखिरी में छोटी सी चीज हम पढ़ेंगे, फिर कुछ नया पढ़ने जा रहे हैं हम। फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन कोई भी नई चीज नहीं होती है। इसके बारे में आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ा है। देखो फ्रिक्शन क्या होता है। अगर ये कोई बिल्कुल सॉफ्ट और स्मूथ सरफेस है, ये ऐसी सॉफ्ट सरफेस है जो बिल्कुल 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 क्या, इसको मैं एक बार जरा इरेज करता हूँ। कैसे बताऊं आपको? इरेज नहीं होता है। देखो, ये कोई बिल्कुल सॉफ्ट सरफेस है, इसके ऊपर हमने रख दिया कोई डब्बा, ये कोई डब्बा रख दिया। तो अगर यहाँ पे खुरदरापन ना होगा, खुरदरापन पता ना आपको, यानी कि थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का, मैं क्या कहूंगा, रफ सरफेस। अगर ये रफ सरफेस नहीं होगी तो ये जो बॉक्स है ये इसके ऊपर टिक ही नहीं पाएगा, ये स्लिप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्लिप। तो स्लिप को खत्म करने के लिए फ्रिक्शन लगाई जाती है। फ्रिक्शन का मतलब होता है, अब इसकी कोई डेफिनेशन नहीं होती, मैं आपको डेफिनेशन तो नहीं इसकी बता सकता, ना ही कहीं है। जनरली किताबों में ऐसे लिखा होता है कि when a body is slided over another body, then a force comes into play between two bodies, और इस फोर्स को बोलते हैं फ्रिक्शन वाली फोर्स, या इसको अपोजिंग फोर्स भी बोलते हैं। तो ये हो गया फ्रिक्शन। अब आपने देखा होगा जो गाड़ी के टायर्स होते हैं उनके ऊपर ऐसे 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 लगा होता है ना? ये इसलिए लगा होता है कि ताकि जब ड्राइवर ब्रेक लगाए तो ब्रेक के टाइम ये फ्रिक्शन रोड के साथ लगे और गाड़ी रुक जाए। ये ना हो कि गाड़ी की ब्रेक लगाई यहाँ और 3-4 बंदों को लंबा लंबा रोड में लटा के गाड़ी जाके यहाँ रुके। ये नहीं होना चाहिए, फ्रिक्शन होनी चाहिए। कई बार आपने सुना होगा कि गाड़ी का टायर घिस गया है, ब्रेक ही नहीं लगती है। घिस गया मतलब फ्रिक्शन खत्म हो गई है, तो फ्रिक्शन जरूरी है यहाँ पे। तो फ्रिक्शन में आपको और हमें क्या याद रखना है? फ्रिक्शन में बस यही चीजें याद रखनी कि भाई फ्रिक्शन एक ऐसी नेसेसरी फोर्स होती है जो दो बॉडीज के बीच रोल प्ले करती है ताकि एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर जमी रहे। अब इसमें से पेपर में सवाल आते हैं, और क्या सवाल आते हैं वो मैं कराऊंगा आपको। देखो, तो फ्रिक्शन की डेफिनेशन नहीं लिखनी है। फ्रिक्शन में अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि फ्रिक्शन व्हेन अ बॉडी स्लाइड्स और रोल्स ओवर अनदर बॉडी, then the force opposing the motion of the body, this force is known as frictional force. फ्रिक्शन डेढ़ किस्म की होती है। एक ऐसी फ्रिक्शन होती जिसको बोलते स्टैटिक फ्रिक्शन, और पेपर में यही आता है। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होती, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होती, रोलिंग फ्रिक्शन क्या होती, पेपर में ज्यादातर मैंने देखे यही सवाल आते हैं। अब क्या होता है स्टैटिक फ्रिक्शन? देखो, ये कोई सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर कोई बॉडी है और बॉडी रुकी हुई है, बॉडी इज एट रेस्ट। अब बॉडी रेस्ट में है, फिर भी इनके बीच कोई ना कोई फोर्स तो है ना, ताकि ताकि बॉडी स्लिप ना करे। तो जब एक बॉडी किसी सरफेस के ऊपर रेस्ट पे लाई करती है, उनके बीच जो फोर्स है उस फोर्स को बोलते स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोलते? स्टैटिक फ्रिक्शन। एक तो ये, एक और होती है जिसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन।
अब लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होती है? ये कोई सरफेस है, इस सरफेस पे ये कोई बॉडी है, अभी तक तो बॉडी रेस्ट में है, बट अभी अभी ये बॉडी मूवमेंट में आने वाली है, मूवमेंट में आने वाली है। तो जब ये बॉडी मूवमेंट में आने वाली है, उसी वक्त जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है उसको बोलते लिमिटिंग फ्रिक्शन। दो फ्रिक्शन है। तीसरी फ्रिक्शन होती है जिसको बोलते काइनेटिक फ्रिक्शन। अभी मैं लिखाऊंगा, अभी सुनो जरा। एक ये सरफेस है, इसके ऊपर ये कोई बॉडी है, अब ये बॉडी अभी इसके ऊपर मूव कर रही है, मूव कर रही है, यहां से पहुंच के यहां हो गई, मूविंग है ये बॉडी। मूविंग बॉडी के बीच में जो फ्रिक्शन होती है इसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। अब बॉडी दो किस्म से मूव करती है, देखो ये डब्बा है, कोई बॉक्स है, यहां से यहां पे मूव कर रहा है, तो ये ऐसे घूम गोल थोड़ी घूमेगा, ये स्लाइड करेगा। क्या करेगा? डब्बा क्या कर रहा है इसके ऊपर? स्लाइड। अगर 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 ये सरफेस है और इसके ऊपर ये कोई गोल चीज है, टायर है, तो ये टायर स्लाइड नहीं करता है, टायर क्या करता है? रोल करता है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड वन इज रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है ना? अब मैं आपको इनकी डेफिनेशन भी, डेफिनेशन तो नहीं है होती, बट मैं ऐसे हल्का सा पढ़ के बताता हूँ, जो मुझे मेमोराइज्ड है, जो इनकी चीजें मैं बताता हूँ आपको। व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन? The force of friction that comes to play between two surfaces, between two surfaces when one object is at rest, जब एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है किसी दूसरे सरफेस के ऊपर, तब जो फोर्स होती है उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है यहां तक? और लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, इट इज फ्रिक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स या टू सरफेसेस व्हेन वन ऑब्जेक्ट इज जस्ट ऑन द वर्ज टू मूव, जब एक ऑब्जेक्ट बस मूव करने वाला होता है तो उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होती है? व्हेन इट इज अ फ्रिक्शन, व्हेन फिर इट इज अ फ्रिक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स या बॉडीज व्हेन वन ऑब्जेक्ट इज मूविंग ओवर द अनदर बॉडी। अब मूव दो किस्म के से करता है, एक तो स्लाइड और दूसरा रोल। if it slides on the other surface, this is known as sliding friction, and if it rolls on the other surface, this is known as rolling friction। ठीक है यहां तक? अब पेपर में कभी कभार यही आता है, बताओ एक गाड़ी दूसरी चीज के ऊपर रुकी हुई है तो कौन सी फ्रिक्शन है? स्टैटिक फ्रिक्शन है। कोई बॉडी जस्ट मूव करने वाली होती है तो कौन सी फ्रिक्शन है? लिमिटिंग फ्रिक्शन है। एक बॉडी दूसरी के ऊपर स्लाइड कर रही है तो बताओ कौन सी फ्रिक्शन पार्ट प्ले कर रही है? तो काइनेटिक फ्रिक्शन, इनके स्लाइडिंग फ्रिक्शन काम कर रही है। ठीक है ना? अब फ्रिक्शन बड़ी जरूरी भी है। अगर फ्रिक्शन ना होती तो गाड़ियां ना चल पाती, गाड़ियां रुक जाती, रुक मतलब स्किड हो जाती, स्लिप करती। ठीक है ना? गाड़ी को ब्रेक ही ना लगा पाते। नट्स एंड बोल्ट, आपको पता है ना, वो जो स्क्रू ड्राइवर्स वो ऐसे होते हैं, नट्स एंड बोल्ट काम ना करते, बोर्ड के ऊपर लिखना पॉसिबल ना होता। जरा आप चाक पकड़ो और मिरर के ऊपर लिखो, चाक पकड़ के अगर आप मिरर के ऊपर लिखोगे तो लिखना पॉसिबल नहीं है। अगर इसी चाक से आप बोर्ड पे लिख रहे हो तो आप लिख रहे हो, क्योंकि बोर्ड पे फ्रिक्शन है। तो ये सारी चीजें फ्रिक्शन की एग्जांपल्स हैं, और ये आप सबको पता ही है, इसमें कोई ज्यादा स्ट्रेंथ देने की, मुझे ज्यादा एनर्जी और स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ लिख दो फ्रिक्शन, ये फोर्स होती है जो दो बॉडीज के बीच प्ले करती है जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में आती है। अब स्टैटिक फ्रिक्शन जब एक बॉडी रुकी होती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन जब मूव करने वाली होती है, और काइनेटिक फ्रिक्शन जब मूव कर रही होती है। अच्छा यहां तक हो गया। अब चलते हैं, कुछ नई चीज पढ़ते हैं। देखो सुनो, इस दुनिया में मैं आपको बताऊं बहुत सारे साइंटिस्ट आए, और रिलीजन का भी इस दुनिया में बड़ा मेजर रोल है। चाहे वो हिंदू रिलीजन हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, जितने भी रिलीजन हैं, इन सब रिलीजन का अपना अपना रोल है। कोई ना कोई इनमें क्या है, कोई ना कोई खासियत है रिलीजन में।
तो आपने ये नाम सुना होगा अल्बर्ट आइंस्टाइन, आपने नाम सुना होगा गैलीलियो, आपने नाम सुना होगा स्टीफन हॉकिंग, आपने नाम सुना होगा न्यूटन, आपने नाम सुना होगा पाइथागोरस। अब मैं आपको इनके बारे में बताता हूं। जितने भी ये साइंटिस्ट थे ना, पहले ये भगवान को, खुदा को, क्रिएटर को नहीं मानते थे कि कोई भी क्रिएटर नहीं है, दुनिया खुद से ही पैदा हो गई है। बट पाइथागोरस ने जब पाइथागोरस थ्योरम निकाली कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, ये होता है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूं, कुछ लिंक करने जा रहा हूं, कुछ नया पढ़ाने जा रहा हूं, तभी ये बातें बता रहा हूं। तब इन्होंने एक दुम्बा यानी कि जो मेल शीप होती है उसको सदका दिया, गॉड के नाम पे, भगवान के नाम पे, क्रिएटर के नाम पे सदका दिया कि भाई देखो इतना बड़ा काम हो गया मेरे से, मैंने ये सदका दिया, मैं मुझे खुशी है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी जिंदगी में कहा कि भाई कोई नेचर, कोई भगवान, कोई खुदा नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह, कोई क्रिएटर नहीं है। 4 फोर्सेस हैं जो इस दुनिया को चला रही हैं। अब मैं फोर्सेस का नाम अभी नाम लूंगा बट पढ़ाऊंगा धीरे धीरे। ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये बात कही अल्बर्ट आइंस्टाइन, और ऐसी ही बात गैलीलियो ने भी कही है, गैलीलियो ने भी कही। और फिर गैलीलियो ने कहा कि भाई जो दुनिया है ये स्फेरिकल है, यानी कि ओबलेट स्फेरॉइड है। ये बात तो मैं आपको जब ज्योग्राफी शुरू करूंगा तब बताऊंगा, और ज्योग्राफी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी है। और जम्मू में जो बच्चे मेरे से पढ़े हैं वो मुझे ज्योग्राफी के नाम से ज्यादा बेहतर जानते हैं, क्योंकि मैथ्स वगैरह जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो उसमें मैं नया हूं, इकोनॉमिक्स वगैरह जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसमें मैं नया हूं। बट ज्योग्राफी, दीज आर, ये मेरे कोर सब्जेक्ट्स हैं, स्टैटिक जीके भी, ज्योग्राफी भी, इवन के हिस्ट्री भी और साइंस भी, ये मेरे, और कंप्यूटर भी, ये मेरे कोर सब्जेक्ट हैं जिनमें मुझे जरा मजा आने लगता है पढ़ाने में। अब ऐसा नहीं है कि मैथ्स में मुझे मजा नहीं आता, मैंने मैथ्स में भी बड़ा अचीवमेंट करके बताई है, आप बच्चों को बहुत चीजें मैंने सिखाई हैं, आप बच्चों ने सीखी है, मेहनत की है आपने, तो ये वहां पढ़ेंगे हम। गैलीलियो ने ये बातें बोली। अब मैं आपको बताता हूं स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन हॉकिंग ने अपनी बहुत सारी किताबें लिखी और इन्होंने बोला देयर इज नो क्रिएटर, देयर इज नो क्रिएटर, कोई भी क्रिएटर नहीं है, ये दुनिया खुद से ही बनी गई है, बिग बैंग से बन गई, ऐसे फलाना ढिमका। जब स्टीफन हॉकिंग का, और मैं पहले, ये पाइथागोरस भी भगवान को नहीं मानते थे, इन्होंने भी माना, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने माना, गैलीलियो ने माना, सब ने माना। अब 21वीं सेंचुरी का सबसे बड़ा साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग, वो नहीं मानते थे कि गॉड एग्जिस्ट करता है या नहीं, इज देयर एनी क्रिएटर और नॉट, बोलते थे देयर इज नो क्रिएटर। और इनकी रिसर्च जब होती गई 2010-11 में, आपने सुना होगा LHC, लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर, एक मशीन बनी और एक गॉड पार्टिकल की इन्वेंशन हुई। तब स्टीफन हॉकिंग ने कहा कि भाई ये जो फोर्सेस है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये फोर्सेस नेचर को चला रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर इन सब के अलावा एक ऐसी फोर्स है, एक ऐसी फोर्स है जो इस पूरा यूनिवर्स चला रही है। अब इस यूनिवर्स को मैं क्या नाम दूं? इस यूनिवर्स को मैं थ्योरम का नाम देता हूं, जिसको मैं बोलूंगा सिंगुलैरिटी। क्या नाम दूंगा? सिंगुलैरिटी। और वो पार्टिकल या फोर्स जो चला रही है उसको मैं बोलूंगा गॉड पार्टिकल। क्या बोलूंगा? गॉड पार्टिकल। या इसी को हिग्स बोसोन पार्टिकल भी बोलते हैं, क्योंकि हिग्स और बोसोन दो साइंटिस्ट का भी रोल है इसमें, हिग्स बोसोन पार्टिकल। या इसी को इसने एक नाम दिया जिसका नाम था सिंगल स्ट्रिंग थ्योरी। और सिंगल स्ट्रिंग थ्योरी में इन्होंने कहा कि भाई मैं थक चुका हूं, कोई ना कोई ये फोर्स है जो यूनिवर्स चला रही है,
अब उस फोर्स को आप सिंगुलैरिटी बोलो, उस फोर्स को आप गॉड पार्टिकल बोलो, उस फोर्स को आप सिंगल स्ट्रिंग थ्योरी बोलो, ये वो लोग कह रहे हैं जो भगवान की एग्जिस्टेंस में नहीं मानते, यानी कि अथीस्ट हैं। बट जो लोग भगवान पे मानते हैं, खुदा पे मानते हैं, क्रिएटर पे मानते हैं, वो बोलते हैं नहीं भाई ये दुनिया क्रिएटर ने बनाई है। और वही क्रिएटर, अब मुझे गीता बाइबल का ज्यादा ज्ञान नहीं है, और वही क्रिएटर कुरान में कहता है कि अम खला का गैरुकुम, क्या खुद बन गए हो, क्या आप पे ही बन गए हो? नहीं, कोई है बनाने वाला, कोई है बनाने वाला। कुरान की एक आयत, एक सूरत है सूरा मुल्क, उसमें खुदा कहता अल्लाजी खलका सबा समवाती तिबाका। खलक का मतलब होता है बनाना, सबा का मतलब होता है जमीन, तिबाका का मतलब होता है आसमान। और वो कहता है अल्लाजी खलका सबा समवाती तिबाका, वही जिसने बनाए 7 आसमान और जमीन, 7 आसमान और उसके नीचे जमीन। ठीक है ना, ये कहा उसने। फिर वो कहता है खुदा, अरे बंदो देखो, मैंने ये आसमान बनाया, स्काई बनाया, एटमॉस्फेयर बनाया, कहीं पे सुराख नहीं है, कहीं पे सुराख नहीं है, कहीं पे पिलर नहीं है। अरे देखो, मैं बड़ा हैरान होता हूं, मुझे बड़ा मजा आता है। अगर आप मेरी क्लास में होते ना, मैं आपको ये ऐसी ऐसी बातें सुनाता कि आपको मैं पढ़ाई की तरफ ना मजबूर कर देता। बट अभी आप सिर्फ मुझे सुन रहे हो ना। हम लोग छत बनाते हैं और 4 पिलर अगर ना रखें छत गिर जाता है। आसमान देखो कितना बड़ा है, एटमॉस्फेयर देखो कितना बड़ा है, मरकरी, वीनस, स्टार्स, जुपिटर देखो कितने बड़े हैं। कहीं पे रस्सी से नहीं बांधा हुआ है, कहीं पे पिलर्स नहीं है। और फिर खुदा उसी सूरा मुल्क में कहता है सुम्मा अर्जुलु बसरा, यानी कि ये कुरान की ये अरबी है, मैं इसको उर्दू में ट्रांसलेट करके बताता हूं। तुम अपनी नजर उठाओ, अपनी नजर उठाओ, आसमान को देखो, तुम्हें कोई पिलर, कोई सुराख नहीं दिखेगा। तुम फिर अपनी नजर उठाओ, फिर देखो, तुम जब जब देखोगे तुम्हारी नजर थक कर लौट कर वापस आएगी, मगर तुम्हें मेरे बनाने में कोई खलल, कोई कोई डिस्टरबेंस, कोई कमी नजर नहीं आएगी। सुम्मा तराफिल खल्किर रहमान, तुम मेरी बनाई हुई चीज में कोई खलल नहीं देखोगे। ये नेचर है, और यही नेचर सिंगल स्ट्रिंग थ्योरी भी लोग इसको बोलते हैं, भाई भगवान ने, खुदा ने ये बनाया है। अब मैं आपको ये जो नाम लिया ना ये फोर्सेस का, इन फोर्सेस के बारे में पढ़ाना है, इसलिए मैंने आपको ये सारी बातें बताई। यानी कि यूनिवर्स ऐसे नहीं बन गया, इसके पीछे कुछ लॉजिक है। देखो अब आप, तो मान लो ये हमारी अर्थ है। अब काम की बातें शुरू हो रही हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ये हमारी अर्थ है और ये प्लूटो है। अब आप बोलोगे सर प्लूटो तो प्लेनेट नहीं है, तो मैंने कहां बोला प्लेनेट है? प्लूटो है भाई, कुछ चीज है। ये नेपच्यून है, ये जुपिटर है। ठीक है, अब सुनिएगा, इस अर्थ की सरफेस पे एक पत्थर रखा हुआ है, स्टोन। इस प्लूटो की सरफेस के ऊपर भी एक पत्थर रखा है, स्टोन। जुपिटर के ऊपर भी एक पत्थर रखा है, स्टोन। नेपच्यून के ऊपर भी एक पत्थर रखा हुआ है। इन पत्थर के बीच एक फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और उस फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल। प्लूटो और जुपिटर के बीच जो पत्थर है उसके बीच भी एक फोर्स है, उसको भी बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। जुपिटर और नेपच्यून के बीच भी एक फोर्स है, उसको भी बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कि यूनिवर्स की हर बॉडीज के बीच एक फोर्स होती है, जिस फोर्स को बोलते हम ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोलते? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब आप हेडिंग डालो,
जो अभी बातें की, अब उसके बाद आप एक हेडिंग डालो, ग्रेविटेशन। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जरूरी भी है, पेपर में आती हैं चीजें। ग्रेविटेशन, अब क्या होता है ग्रेविटेशन? तो ग्रेविटेशन लिखो, ग्रेविटेशन इज नॉन contact force between any two objects in universe, between any two objects in the universe, चाहे वो कितने भी दूर हो क्यों ना हो वो ऑब्जेक्ट्स, उनके बीच जो फोर्स होती है उस फोर्स को क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब मैं क्या करता हूं, इसी को जरा एक चेंज करके थोड़ा सा इसमें चेंजेस लाता हूं। ये हमारी अर्थ है, ठीक है ना, ये अर्थ है हमारी, और इस अर्थ पे हमने एक पत्थर को हवा में फेंक दिया, ये स्टोन आ गया यहाँ पे, स्टोन। क्या ये पत्थर नेपच्यून, ये स्टार, ये यहाँ दूसरे प्लेनेट में चला जाएगा? नहीं, ये पत्थर कहाँ आएगा? वापस नीचे। अब ये भी एक फोर्स है, मगर ये फोर्स किसके बीच है? कोई ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच। ऐसी फोर्स जो यूनिवर्स की दो बॉडीज के बीच फोर्स हो उसको बोलते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। और ऐसी फोर्स जो अर्थ और किसी दूसरी बॉडी के बीच हो, ऐसी फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटी। क्या बोलते हैं? ग्रेविटी। व्हाट इज ग्रेविटी? इट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन by which earth attracts any object, ठीक है, अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, उसको बोलते हैं ग्रेविटी। अब मुझे ये उम्मीद है कि मैं आपको ये चीज समझाने में कामयाब रहा हूं कि ग्रेविटेशन का मतलब होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट टच करें, दूर से ही लगती है, बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। और ग्रेविटी इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट, बिटवीन अर्थ, एक अर्थ होनी चाहिए और दूसरा कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहां तक अभी हमने ये पढ़ा ग्रेविटी क्या होती है और ग्रेविटेशन क्या होता है, ठीक है। यहां तक अब ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में पेपर में कुछ पूछा जाता है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। यहां पे लिखो ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं उसकी, क्या क्या प्रॉपर्टी? सबसे पहली बात, इट डज नॉट नीड एनी कॉन्टैक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट पास हो ये जरूरी नहीं है, दूर होंगे तब भी फोर्स एक्ट करेगी, ठीक है। और दूसरा पॉइंट, इट इज वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, ये नेचर की सबसे वीक फोर्स होती है, सबसे वीक फोर्स यानी कि बहुत कम होती है, ठीक है। और ग्रेविटेशनल फोर्स इज कांस्टेंट, ये हमेशा हर जगह बराबर होती है। और बस इतना याद रखो, ये हमेशा कांस्टेंट होती है, इसकी वैल्यू बदलती नहीं है। अब ये वैल्यू नहीं बदलती है, ये सबसे पहले ये बात न्यूटन ने कही थी। अब जरा इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। देखो, इसको मैं करता हूं इरेज। देखो, एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट ये है,
इसका मास है m1 और इसका मास है m2। इन दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस है r। और न्यूटन ने कहा कि भाई दुनिया की हर दो बॉडीज के बीच एक फोर्स है। क्या है? फोर्स। ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मासेस। जितना मास ज्यादा उतनी फोर्स ज्यादा। और ये फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अभी कुछ लिखना नहीं, अभी पहले सुनो, मैं लिखाऊंगा अभी। न्यूटन ने कहा कि जितने मास ज्यादा हैं उतनी फोर्स भी ज्यादा होगी। जितनी बॉडीज पास होंगी तो फोर्स ज्यादा, जितनी बॉडीज दूर होंगी तो फोर्स कम। ठीक है। अब इन दोनों चीजों को कंबाइन किया तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। और मैंने आपको बताया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के F इज इक्वल टू G, एक कांस्टेंट लगा दिया, m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। और ये जो G है, ये वाला G, दिस G इज नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू पेपर में पूछी जाती 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये पेपर में पूछा जाता है। अब यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का क्या मतलब होता है? ये अर्थ है और ये जुपिटर है। यहां पे कोई दो पत्थर रखे हैं तो वो आपस में जो फोर्स लगाएंगे ना एक दूसरे को खींचने की, वो ये फोर्स होगी। दूसरी बात, ये सैटर्न है और ये नेपच्यून है। अब सैटर्न और नेपच्यून के बीच कोई पत्थर रखे हैं, ये आपस में जो फोर्स लगाएंगे ना एक दूसरे पे, वो भी 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये बात सबसे पहले बोली थी न्यूटन ने, इसलिए इसको बोला जाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अभी मैंने आपको बोला था लिखना नहीं है, पहले समझ लो। अब आप हेडिंग डालो यूनिवर्सल, मैं शॉर्टकट में लिखता हूं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या इसको लिखो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि देयर इज अ फोर्स बिटवीन टू बॉडीज ऑफ मास m1 एंड m2। Force is directly proportional to product of masses and inversely proportional to square of distance between them। और इन दोनों को कंबाइन करके ये फ्रैक्शन निकाली और G को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू होती है, ये बताया 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। ठीक। अब यहां पे एक नोट लिख देना। क्या नोट लिखो कि ग्रेविटेशनल फोर्स, ये पेपर में आता है, लिखो ग्रेविटेशनल फोर्स इज एप्लीकेबल टू ऑल बॉडीज। ग्रेविटेशनल फोर्स इज एप्लीकेबल टू ऑल बॉडीज irrespective of their size, their shape and their position। यानी कि इसका मतलब होता है ग्रेविटेशनल फोर्स ना साइज पे डिपेंड करती है, ना शेप पे डिपेंड करती है, ना पोजीशन पे डिपेंड करती है, ये हमेशा कांस्टेंट होती है। तो पेपर में कभी कभी आता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स किस पे डिपेंड करती है, शेप, पोजीशन, साइज, लेंथ, ब्रेड्थ, वॉल्यूम या नन ऑफ द अबव। तो ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन एनीवन, इट इज कांस्टेंट फोर्स। ठीक है। अब यही ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसकी वजह से देखो ये है ना सन, मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स होता है ना ये सब। अब यही फोर्स है जिनकी वजह से ये सब अपनी अपनी जगह पे घूम रही। अब आप में से जो बच्चा है जिसने फिजिक्स पढ़ी तो वो बुरा होगा, सर ये सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी तो रिस्पॉन्सिबल है। तो अभी पढ़ाएंगे, अभी हम, मैं ज्योग्राफी में भी ये पढ़ाऊंगा।
कि वेव्स कैसी आती हैं, सुनामी कैसी आती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है यूनिवर्स को रोकने में, चलाने में, एटमॉस्फेयर को बाइंड रखने में। चांद जो जमीन के इर्द गिर्द घूमता है और हम लोग जमीन से, देखो ना, जमीन ऐसी स्फेरिकल है, हम लोग बाहर क्यों नहीं गिरते ऐसे, हम लोग की जमीन की तरफ हैं, ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो आज अभी हमने ये हल्का सा पढ़ा है कि फ्रिक्शन क्या होती है, ग्रेविटी क्या होती है और ग्रेविटेशन क्या होती है। अब मैं आपको बताऊं, पेपर में ग्रेविटी पे बड़े ज्यादा सवाल आते हैं। क्या क्या पढ़ना है, ग्रेविटी क्या होती है, ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, ग्रेविटी फोर्स कहां कहां चेंज होती है, मास क्या होता है, वेट क्या होता है, और फिर उसके बाद हम केपलर्स लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन भी पढ़ेंगे। इसमें थोड़ा कम ही है बट चीजें बड़ी काम की हैं, जरूरी चीजें हैं ये। आज के एपिसोड में इतना ही। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।